डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोशिका संरचना के बारे में, सेल स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा, उसे प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। दोस्तों, आज एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोग वीडियो का पार्ट 1 भी लाए थे दोस्तों, जिसमें मैंने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट्स के बारे में आपको बताया था। तो ये आपको लगातार चलते रहेगा दोस्तों, क्योंकि 2-3 दिन या 4 से 5 दिन पहले दोस्तों कोई वीडियो बायोलॉजी से संबंधित आ नहीं रहा था। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, लेकिन अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो अब जो वीडियो आएगी वो लगातार वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप बेहतर ढंग से इसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। और जो भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन दोस्तों मैं पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोशिका संरचना पढ़ने से पहले एक टॉपिक मेरा छूटा हुआ है कोशिका सिद्धांत के बारे में। पहले मैं उसके बारे में थोड़ा चलता हूँ, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कोशिका सिद्धांत है क्या, ठीक है। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसे हम बोलते हैं सेल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सेल थ्योरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल थ्योरी बोलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या है इसे ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। जो मैं बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट को आप नोट करते चल जाइएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट ये है, मेरा कहना है कि ये बात है 1838 ईस्वी की। कब है वो दोस्तों? 1838 ईस्वी, ठीक है। तो 1838 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक थे दोस्तों। कौन? जर्मनी के। तो जर्मनी के वनस्पति शास्त्री जो थे, उनका नाम था M.J. स्लाइडेन। मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, आप चाहे तो नोट कर सकते हो। M.J. स्लाइडेन, ठीक है। M.J. स्लाइडेन, M.J. स्लाइडेन, M.J. स्लाइडेन, ठीक है। तो 1838 की बात है, ठीक है। जर्मनी के एक वनस्पति शास्त्री जो थे, बॉटनी के जानकार थे। क्या नाम था? M.J. स्लाइडेन, ठीक है। और एक और है फ्रेंड्स, ठीक है। 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में जर्मनी के ही एक जंतु विज्ञान शास्त्री हैं, ठीक है। ये भी आपके कहाँ के हैं? जर्मनी के ही। और ये जंतु विज्ञान शास्त्री मतलब जूलॉजी के ये जानकार हैं, ठीक है। इनका नाम है थियोडर स्वान, ठीक है। इनका नाम क्या है? थियोडर स्वान, ठीक है। THEODOR, थियोडर स्वान, ठीक है। क्या नाम है? थियोडर स्वान। तो इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया। तब पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बता दीजिए एम जे स्लाइडेन कहाँ के थे। तो आपका जवाब में देना है जर्मनी। उन्होंने कब बताया कोशिका सिद्धांत के बारे में? तो 1838 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा थियोडर स्वान के बारे में, तो वो भी कहाँ के थे? जर्मनी के ही थे, जर्मनी के। और ये कब अपना थ्योरी दिए थे? तो 1839 में। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम समझेंगे कि कोशिका सिद्धांत है क्या, ठीक है। अब क्या समझना है आपको कि कोशिका सिद्धांत है क्या। इसे मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, इसका कोई काम है नहीं, ठीक है। बस आप ध्यान से समझिए, ठीक है। नोट्स करना है तो आप नोट्स कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं आपको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर दिक्कत होती है कि सर मिटाइए नहीं अगला पेज पर जाइए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बता चुका तो सब ध्यान से सिर्फ सुनते रहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना कि 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति विज्ञान शास्त्री M.J. स्लाइडेन और 1839 ईस्वी में जर्मन के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडर स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। अब हमें ये समझना है कि ये कोशिका सिद्धांत है क्या, ठीक है। क्या समझना है आपको भाई साहब? एक सेकेंड। आपको समझना है कि ये कोशिका सिद्धांत क्या है, उसके बारे में जानना है। ध्यान दीजिए कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है। पहला मेरा ये कहना है कि इनका कहना था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका का बना होता है। मान लीजिए ये कोई जीव है, ठीक है। तो इस जीव का जो उत्पत्ति हुआ होगा दोस्तों, इस जीव का क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ है।
तो या तो इस जीव का उत्पत्ति एक कोशिका से हो जाएगा, ठीक है, एक सेल से हो जाएगा, और या तो इस जीव की उत्पत्ति एक से अधिक कोशिका, है ना, एक से अधिक कोशिका से हो जाएगा, एक से अधिक सेल से। मेरा ये कहना है कि जो एक कोशिका से बना होता है उसे हम एक कोशिकीय बोलते हैं, मतलब यूनिसेलुलर कहा जाता है, और जो एक से अधिक कोशिका का बना होता है उसे कहा जाता है मल्टी सेलुलर कहा जाता है, बहुकोशिकीय कहा जाता है। तो उन दोनों का कहना था कि प्रत्येक जीव का जो उत्पत्ति हुआ है, ये मान लीजिए कोई बॉडी है कोई एक जीव है, ठीक है, तो उनका उत्पत्ति या तो एक सेल से होता है या तो फिर एक से अनेक कोशिकाओं से वो उसका शरीर बनता है। तो एक कोशिका वाला जो रहेगा वो एक कोशिकीय जीव कहलाएगा, और एक से अधिक कोशिका का रहेगा तो वो बहुकोशिकीय कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो ये फर्स्ट नंबर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड नंबर पर बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्या कहता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं क्या है, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट पर क्या है दोस्तों, इनका कहना था कि देखिए समझिए इसे कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ठीक है। सही बात है कि प्रत्येक जितना भी जीव है, ठीक है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, ठीक है, एक कोशिका से होती है, उत्पत्ति जो उसका होता है एक कोशिका से होता है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा देर हम लोग पढ़ रहे थे कि जीव शरीर जो होता है एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिए। मैं एक तरफ बोल रहा हूँ उत्पत्ति के बारे में, मैं उत्पत्ति के बारे में बोल रहा हूँ कि उत्पत्ति जो हुआ है वो एक कोशिका से हुआ है, ठीक है। लेकिन शरीर का जो निर्माण हुआ है या तो वो एक कोशिका से भी हो सकता है और एक से अधिक कोशिका से भी हो सकता है। याद रखिएगा उत्पत्ति जो है एक कोशिका वाला है, लेकिन उसका बॉडी जो बनता है दोस्तों, बॉडी जो बना हुआ है या तो वो एक कोशिका से और या तो फिर बहुत सारे कोशिका से, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब एक और है दोस्तों, थर्ड पॉइंट आप समझिए, कोशिका सिद्धांत का थर्ड पॉइंट क्या है। इनका कहना था कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता के रूप में भाग लेता है, ठीक है। यानी अब हमें ये समझना है कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया द्वारा होता है, ठीक है, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल का जो उत्पत्ति जो हुआ होगा, तो इसमें इसको सेल को बनने के लिए दोस्तों, इस सेल को बनने के लिए कोई ना कोई तो प्रोसेस हुआ होगा, ठीक है, अपने आप थोड़ा ना बन गया होगा, कोई ना कोई इसमें प्रोसेस हुआ होगा। तो इसमें कहता है कि सेल को बनने के लिए, ठीक है, उसमें जो प्रोसेस जो होता है, तो प्रोसेस में उसमें केंद्रक जो होता है मुख्य अभिकर्ता होता है, मतलब मेन जो होता है काम करने वाला वो कौन होता है, केंद्रक होता है। तो यही कोशिका सिद्धांत का कहना था, ठीक है, ठीक है। तो इस सेल का निर्माण होने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगा ही, ठीक है। तो उस प्रोसेस को होने के लिए केंद्रक जो होता है वो मुख्य अभिकर्ता का काम करता है, मतलब मेन बॉस का काम करने का काम केंद्रक करता है, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो चुका है, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है, आप भूलिएगा नहीं इसे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ठीक है, कि एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ दोस्तों, एक बार क्या क्या मैंने अभी पढ़ा उसके बारे में एक बार दोहरा देता हूँ। देखिए क्या क्या पढ़ा मैंने पहला चीज़ आपको क्या याद रखना है कोशिका सिद्धांत के बारे में। फर्स्ट नंबर क्या है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। मतलब ये जो बॉडी है दोस्तों समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, ये बॉडी जो होगा या तो एक कोशिका का बना होगा या तो एक से अधिक ठीक है बना होगा बॉडी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा सेकंड पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, ठीक है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, एवरी एनिमल्स या एवरी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो बोलिए आप, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रत्येक जीव का जो उत्पत्ति जो होगा, ठीक है, इसका जो उत्पत्ति जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा एक कोशिका से होगा। उत्पत्ति कहेगा तो एक कोशिका से, ठीक है, समझ गए आप।
ठीक है। तो ये बॉडी, अगर बॉडी कहेगा तो एक या एक से अधिक कोशिका, लेकिन अगर उत्पत्ति कहेगा तो एक से ज़्यादा कोशिका। तो नोट्स कर सकते हैं, मैं मेन पॉइंट आपको लिख दूंगा दोस्तों। ठीक है, मैं मेन पॉइंट आपको लिख देता हूँ। तो वो हो गया। अब उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था दोस्तों। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो ये मान लेते ये कोशिका है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि ये कोशिका का जो उत्पत्ति जो हुआ है, कोशिका का क्या हुआ है, उत्पत्ति जो हुआ है जिस क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें केंद्रक जो होता है मुख अभिकर्ता होता है। ठीक है, केंद्रक क्या होता है, मुख अभिकर्ता होता है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। तो यही था तो आपका सेल थ्योरी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे पढ़ना है कोशिका सिद्धांत के अपवाद। ठीक है, क्या पढ़ना है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। ठीक है, यानी थ्योरी का कुछ अपवाद भी है दोस्तों। ठीक है, इसका क्या है, अपवाद भी है, कुछ अपवाद भी है। तो अपवाद में आपको याद रखना है क्या, देखिए अपवाद में आप क्या याद रखिएगा, इसमें वायरस का नाम आपने सुना है दोस्तों, वायरस। ठीक है, तो वायरस जिसे हम विषाणु कहते हैं, वायरस को क्या कहा जाता है, विषाणु। ठीक है, वायरस को विषाणु कहते हैं। तो ये अपवाद में है। ये क्यों अपवाद में है, क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, आपसे पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत का एक्सेप्शन बताइए कौन है अपवाद में, तो आपको नाम लेना है, वायरस का नाम लेना है, विषाणु का नाम लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है। जब ये आपका लिविंग बींग्स में जाता है दोस्तों, सजीवों में जाता है तो सजीव की तरह व्यवहार करता है, और जब निर्जीव में होता है तो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। इसी कारण से इसे अपवाद में रखा गया। तो यही कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ना है। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आगे पढ़ना है कोशिका के प्रकार के बारे में। ठीक है, कोशिका के प्रकार, मेरा ये कहना है फ्रेंड्स कि रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। ठीक है, रचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, रचना के आधार पर कोशिकाएं जो होती है वो आपकी होती है कितने, दो प्रकार की। वो कौन कौन होती है, तो ध्यान दीजिए वो कौन कौन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में है दोस्तों, फर्स्ट नंबर में है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यार है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और सेकंड में क्या है, यूकैरियोटिक सेल। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं पहले। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है क्या, या प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझना है कि क्या है। मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल को आप प्रारंभिक कोशिका भी कह सकते हो। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि प्रारंभिक कोशिका कौन, तो प्रारंभिक कोशिका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, इसके बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, ठीक है, इसमें कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, तो इसमें जो बीच में जो केंद्रक होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि वास्तविक केंद्रक मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वास्तविक केंद्रक मौजूद नहीं होता है। जिसमें वास्तविक केंद्रक मौजूद नहीं होता है तो वही तो कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इस प्रकार की सेल प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। और क्या याद रखना है कि इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक मतलब वास्तविक केंद्रक पाया नहीं जाता है। ठीक है, चलिए आगे मैं और भी बताता हूँ। आगे कह रहा है दोस्तों कि इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जीवाणु कोशिका। चलिए मैं इस पेज को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, पेज को मैं आगे बढ़ा देता हूँ दोस्तों, एक सेकेंड। चलिए
अगला पॉइंट मेरा ये कहना है कि अगर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि इसमें क्या आएगा, तो आपको नाम लेना है दोस्तों जीवाणु कोशिका, मतलब बैक्टीरिया सेल। ठीक है, क्या नाम लेना है? बैक्टीरिया सेल। ठीक है, बैक्टीरिया सेल इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका जो शेप साइज आकार जो होता है दोस्तों, बैक्टीरिया सेल का जो आकार जो होता है वो होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन। ठीक है, ये याद रखिएगा कि बैक्टीरिया सेल का जो आकार जो होता है वो 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के बीच में होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आगे समझने वाली चीज़ें। ठीक है, आगे जो है वो चीज़ें आपको समझने वाली चीज़ें, आगे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है इनमें पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ। सवाल ये उठता है कि अनुवांशिक पदार्थ, तो इसमें पाए जाने वाले जो अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए जो होता है, डीएनए, मेरा समझिए पहले क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ सिंपल अभी ये आप समझ लीजिए कि अनुवांशिक पदार्थ उसे बोलते हैं जो माता पिता के गुणों को संतानों में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो वो अनुवांशिक पदार्थ होता है, माता पिता का गुण है भाई साहब। ठीक है, तो उनको किस में ले जाना है, संतान में ले जाना है, तो वही आपका कहलाता है अनुवांशिक पदार्थ। तो उस अनुवांशिक पदार्थ में आपका डीएनए आता है। ठीक है, आप डीएनए का फुल फॉर्म भी जानते होंगे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म आपको ख्याल रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मेरा ये कहना है, ध्यान दीजिए, बहुत मज़ेदार की चीज़ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, डीएनए का चर्चा बार बार आएगा। मैं इसके बाद आपको जो वीडियो जो बनाऊंगा वो डीएनए पर ही बनाऊंगा। पहले आप डीएनए को पहले समझ लेना, उसके बाद आगे टॉपिक बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों जैसे आप ये समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। मेरा ये कहना है, जो आप समझिए मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। देखिए, मैं पेज आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ समझने के लिए। मेरा ये कहना है कि इनमें पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ डीएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। देखिए ध्यान से समझिए, अभी आपको कोशिका द्रव्य समझ में नहीं आएगा, मैं बाद में समझाऊंगा कोशिका द्रव्य, फिलहाल छोड़िए कोशिका द्रव्य को। देखिए ध्यान दीजिए, इसको समझना है। ये क्या है? सेल है। चलिए, सेल मैंने नाम दे दिया। अभी अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, यूकैरियोटिक कोशिका। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो आपका जो केंद्रक जो होता है, केंद्रक, वास्तविक केंद्रक पाया नहीं जाता है। ठीक है, वास्तविक केंद्रक होता नहीं है। सवाल ये उठता है सर कि वास्तविक केंद्रक अगर नहीं पाया जाता है तो होता है क्या उसमें? तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें होता है, उसके जगह पर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है? डीएनए होता है। मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि वास्तविक केंद्रक होता नहीं है इसमें। ठीक है, तो वास्तविक केंद्रक नहीं होता है तो होता क्या है? तो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या करता है डीएनए? मैं बाद में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि डीएनए क्या करता है। ठीक है, अब देखिए, इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मतलब ये जहाँ डीएनए जो होता पाया जाता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ पर ये डीएनए पाया जाता है उस क्षेत्र को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, यानी NUCLEOID। ठीक है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ये ध्यान में रखना है आपको। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल्स है। कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, इसमें केंद्रक होता नहीं है, वास्तविक केंद्रक। तो होता क्या है? तो होता है इसमें भाई साहब डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सवाल ये उठता है कि डीएनए तो होता है, ठीक है, अब जहाँ वो डीएनए जो पाया जाता है तो उस विशेष क्षेत्र को क्या बोलेंगे? उस विशेष क्षेत्र को कहा जाता है न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ध्यान दीजिए अब आगे। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो ये तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे मेरा ये कहना है कि कोशिका, अब देखिए बार बार कोशिका द्रव्य आएगा। अभी फिलहाल तो आपको कोशिका द्रव्य समझ में नहीं आएगा, मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए मेरी बातें आप समझिए, याद रखिएगा एक चीज़ और कि जो आपका जो यूकैरियोटिक सेल जो होता है, यूकैरियोटिक सेल जो होता है, ठीक है, उसमें आपका
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। क्या हो गया तो फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। आपका गोल्जी बॉडी हो गया, इसके बारे में मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों, विस्तार से आगे पढ़ना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया लवक हो गया, जिसे हम प्लास्टिड बोलते हैं, ये सब मौजूद नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए भाई साहब यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते, तो बोलिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, गोल्जी बॉडी ना हो, और ये प्लास्टिड ना हो, और भी बहुत सारा है दोस्तों, और भी बहुत सारा रचना है, ठीक है। तो ये सब मौजूद नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहेंगे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, राइबोसोम होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि राइबोसोम इसमें होता है, ठीक है, राइबोसोम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको, ये राइबोसोम क्या है बाद में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि राइबोसोम है क्या, ठीक है। अच्छा एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक शायद हो गया, ठीक है। ये जो आपको प्लास्टिड नहीं, प्लास्टिड को आप काट लीजिएगा, ठीक है, सॉरी प्लास्टिड नहीं होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी बॉडी सब होता नहीं है, राइबोसोम होता है, ठीक है। लवक भी होता है, ठीक है, लवक को आप हाँ कर लीजिएगा, ठीक है। प्लास्टिड जो होता है वो होता है, ठीक है, प्लास्टिड को हाँ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे फ्रेंड्स आगे देखिए, तो प्रोकैरियोटिक समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक वाला में, ठीक है। यूकैरियोटिक में आगे बढ़ते हैं, किसमें है, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो EUKARYOTIC, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में क्या है, ध्यान दीजिए, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। चलिए मेरा ये कहना है कि वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होता है, ठीक है, ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये विकसित होता है, ये डेवलप होता है, ठीक है। ये पूरी तरीक़ा से क्या होता है, विकसित होता है, याद रहेगा आपको, विकसित रहेगा, ठीक है। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नील हरी शैवाल को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु में पाई जाती है। अब ध्यान में रखिए, मैंने आपको क्या कहा, वायरस हो गया फ्रेंड्स, क्या हो गया, वायरस है, ठीक है। आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, ठीक है। और क्या है, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे हम नील हरी शैवाल बोलते हैं, ठीक है। ब्लू, एक सेकेंड, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बार बार बोलिए, याद हो जाएगा, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर, ठीक है, ये सब को छोड़कर सभी पौधे एवं जंतु में पाया जाता है, मतलब ये सब में यूकैरियोटिक सेल्स नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों। याद रखना आपको कि वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, ये सब में यूकैरियोटिक सेल्स नो, ठीक है, नो ऑब्टेंड, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक सेकेंड, 10, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, पाया किस में जाता है, तो पाया जाता है प्लांट हो गया, ठीक है, जितना भी प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, तो उन सभी में पाया जाता है आपका, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे क्या याद रखना है इसके बारे में, इनका आकार बड़ा होता है, ठीक है। आकार कैसा रहेगा, तो आकार जो होता है फ्रेंड्स, आकार बड़ा होता है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित, देखिए मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि क्या होता है, कि इसमें वास्तविक केंद्रक होगा, ठीक है। इसके पहले मैंने जो आपको जो बताया था दोस्तों, वास्तविक केंद्रक, ठीक है, इसमें वास्तविक केंद्रक समझ लीजिएगा दोस्तों कि वास्तविक केंद्रक लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें वास्तविक केंद्रक मौजूद होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक वाला में ऐसा था नहीं, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे इसमें दोस्तों कि जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है, ठीक है। जो वास्तविक केंद्रक जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे ये समझ लीजिए कि ये वास्तविक केंद्रक जो होता है, ये चारों ओर से झिल्ली द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इनमें गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है। यूकैरियोटिक सेल में जो गुणसूत्र जो होता है फ्रेंड्स, ये गुणसूत्र क्या होता है, अभी पढ़ना नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या जो होता है एक से ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ गए। एक गुणसूत्र की संख्या जो होती है दोस्तों, इसमें गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है, क्या होता है, एक से अधिक होता है, एक से अधिक। चलिए ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए
तो ये आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है। कोशिका संरचना तो हेडिंग्स था। ठीक है, अब पढ़ेंगे कोशिका संरचना के बारे में। ठीक है, मैंने पहले पढ़ा आपका सेल थ्योरी के बारे में, उसके बाद कोशिका के प्रकार के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, तो कुछ अगर प्रॉब्लम आपको होता है तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोशिका संरचना के बारे में। कि अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो मैंने बोल रहा था कि कोशिका द्रव्य क्या है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये वो क्या है, ठीक है, अब वो समझना है आपको। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बेहतरीन तरीक़ा से आगे। क्या है ध्यान दीजिए। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए, क्या है फ्रेंड्स कोशिका संरचना, यानी सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से तो ज़बरदस्त टॉपिक है ये। ठीक है, कोशिका संरचना। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि कोशिका संरचना क्या है। ठीक है, समझना है आपको। देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुकिएगा आप। देखिए समझिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है ये कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। मेरा ये कहना है कि कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। ये क्या है, ये सेल है। ठीक है, ये क्या है भाई साहब, ये सेल है। अब मेरा ये कहना है कि ये जो सेल जो बना होगा, तो ये बहुत सारे कंपोनेंट से बना होगा। ठीक है, बहुत सारे घटक से बना होगा, कंपोनेंट से ये बना होगा। ठीक है, यानी सेल को बनने के लिए, ठीक है, इसमें को बनने के लिए बहुत सारे घटकों का योगदान होता है, जिसे बायोलॉजिकल टर्म में एक नाम दिया गया है कोशिकांग। ठीक है, क्या नाम दिया गया, कोशिकांग नाम दिया गया है, कोशिकांग। याद रखिएगा, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, मतलब कोशिका के बनाने वाले। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोशिका का जो निर्माण जो होता है वो विभिन्न घटकों से होता है, जिसे हम कहते हैं कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आता दोस्तों, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। आपने खीर का नाम सुना है ना, खीर। ठीक है, तो खीर क्या चीज़ से बनता है, इस खीर को बनने के लिए आपको मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है, चावल चाहिए, राइस चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ चाहिए ना। तो ये क्या हो गया, मिल्क है, शुगर है, राइस है, ये सब घटक है। ठीक है, यही सब घटक कहलाता है, तब क्या बन जाता है, खीर बन जाता है। तो उसी तरीक़ा से आपका सेल होता है, तो सेल भी विभिन्न घटकों से बना होता है, जिसे हम कहते हैं कोशिकांग कहा जाता है। अब उन्हीं सारे कोशिकांगों के बारे में क्या नाम है, उन कोशिकांगों के बारे में, उसी के बारे में आगे हमें पढ़ना है कि कौन कौन सारा कोशिकांग है। तो सबसे पहले मैं कोशिकांग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके नाम के बारे में थोड़ा सा चर्चा आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, आपको ये फिगर दिख रहा है। ठीक है, ये फिगर है प्लांट सेल का। ठीक है, प्लांट सेल का। ठीक है, यानी पादप उत्तक का ये फिगर है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे नाम के बारे में नोमेनक्लेचर होगा दोस्तों। ठीक है, तो एक बार में मैं पढ़ कर बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ लिख भी दूंगा कि क्या क्या कोशिकांग होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये प्लांट सेल का है दोस्तों। ठीक है, इसको नंगी आँखों से हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगा। ठीक है, चलिए, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगा, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगा। तो खैर ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, प्लांट सेल का फिगर है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको न्यूक्लियस दिखा ना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलेंगे इसे, केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, चलिए, क्या दिखा, क्रोमैटिन। ठीक है, ये क्रोमैटिन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है साइटोस्केलेटन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद है सेल वाल होगा फ्रेंड्स, ये सेल वाल है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल्स है, ठीक है। फिर पेरोक्सिसोम है, ठीक है। सबके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, सबके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप फिगर की मदद से पहले नाम एक बार सुन लीजिए, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी एपरेटस है, ठीक है, एपरेटस, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, ये गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। तो ये फिगर के माध्यम से आपने नाम सुन लिया दोस्तों, नाम देख लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, बारी बारी सबके बारे में पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नाम आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए बेहतरीन तरीक़ा से आगे पढ़ेंगे हम, तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब चाहे तो इस सबको नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ जो उस पर थोड़ा सा फोकस करिए फ्रेंड्स, ठीक है। मेरा ये कहना है, अभी मैं वो सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत में मैं तो बोल चुका हूँ कि कोशिकांग क्या होता है। तो कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक, आप देखिए कोशिकांग तो हो गया, और इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है, ठीक है। मैंने आपको जो अभी उदाहरण बताया था दोस्तों, मिल्क है, ये थी क्या है, मिल्क है, शुगर है, तो उसी तरीक़ा से आपका कोशिका भी होता है। तो कोशिका में बहुत सारे आपके घटक होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो कुछ कोशिकांग का नाम बताइए सर। तो अभी बहुत सारे कोशिकांग का मैं नाम भी बताया हूँ आपको, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये सारा मैंने आपको नाम फिगर में दिखाया था ना। तो वो सारे के सारे कोशिकांग कहलाते हैं। उन्हीं कोशिकांगों के बारे में पढ़ना है। अब ध्यान से सुनिए क्या है। और देखिए दोस्तों, उन कोशिकांगों का, सभी कोशिकांगों का अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। सबका अपना अलग अलग काम होता है। ध्यान दीजिए, करा अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से मेन समझने वाली चीज़ है, जो सेल जो होता है फ्रेंड्स, सेल को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिए कौन कौन है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, क्या है, पहला है सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हिंदी सुन लीजिए, हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। सेकंड है दोस्तों साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है सेकंड में, साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद है फ्रेंड्स न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस। तो आपको याद रखना है कि सेल को 3 भागों में बांटा गया है। सेल मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में कोशिका झिल्ली कहा जाता है। साइटोप्लाज्म हो गया, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ये हिंदी भी याद रखेगा दोस्तों, कोशिका द्रव्य, ठीक है, हिंदी भी याद रखेगा, कोशिका द्रव्य। न्यूक्लियस यानी इसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया कोशिका द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन का हिंदी होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है, क्या होता है, कोशिका झिल्ली। तो ये आपको याद रहेगा। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि कौन क्या है नहीं है, सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पहले ध्यान से सुनिएगा। ये आपका कोशिका है, ठीक है। कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्या है भाई साहब, ये आपका शेल है भाई साहब, शेल, ठीक है। चलिए शेल हो गया। मैंने आपको बताया था कि बीच में क्या होगा भाई साहब, बीच में न्यूक्लियस होगा। बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। चलिए ठीक है, तो कोशिका होता है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस। चलिए देखिए दोस्तों, ये तो आपका सेल हो गया। तो इस सेल के भीतर, ठीक है, इस सेल के भीतर, ठीक है,
इस सेल के भीतर जो पदार्थ पाए जाते हैं इस तरीका का पदार्थ मौजूद होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है। इंग्लिश में अभी मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म समझ लीजिएगा कि साइटोप्लाज्म लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपका कोशिका में के अंदर जो भीतर पाया जाता है ये सब्सटेंस, ये मटेरियल्स जो है उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए। अब ये आपका केंद्रक के भीतर, ध्यान दीजिए, किसके भीतर? केंद्रक के भीतर, केंद्रक के भीतर, केंद्रक के भीतर, ये देखिए सेकेंड, ठीक है। ये सब्सटेंस जो होता है केंद्रक के भीतर, किसके भीतर? केंद्रक के भीतर, ठीक है। तो इन सारे इनको कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। केंद्रक द्रव्य, इसे क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए, केंद्रक द्रव्य को इंग्लिश में निक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। निक्लियोप्लाज्म सुन लीजिए एक फ्रेंड्स, ठीक है। जगह तो उतना है नहीं, ठीक है। फिर से आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि ये शेल है, ठीक है। शेल के भीतर क्या होता है? शेल के भीतर आपका केंद्रक होता है, ठीक है। इतना दूर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको समझा सकता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ तो फ्रेंड्स, ठीक है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में एक नंबर का बहुत अहमियत है, बहुत योगदान है, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, देखिए, फिर से समझिए आप, ठीक है। चलिए, मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि ये शेल है भाई साहब, ठीक है। ये सेल है, ठीक है। बीच में क्या पाया जाएगा? ठीक है, बीच में आपका न्यूक्लियस मौजूद होगा, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, यानी केंद्रक मौजूद है, न्यूक्लियस है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया इतना दूर? मेरा ये कहना है कि इस सेल में देखिए, इस सेल के अंदर, ठीक है, इस सेल के अंदर, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर ये सब, ठीक है। इस सेल के भीतर मटेरियल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। और अगर साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ये क्या था? ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के भीतर जो पाया जाता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस के भीतर जो पाया जाएगा उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य, ठीक है। इसे बोलेंगे केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। तो केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले पदार्थ को केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। समझ में आ रही है ये बातें आपको? आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ इतना दूर तक समझ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे बोलूँगा कि कोशिका द्रव्य क्या है तो आपको समझना पड़ेगा कि कोशिका द्रव्य क्या है, ठीक है। मैं बोलूँगा केंद्रक द्रव्य, तो केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले पदार्थ को वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है, ठीक है। यानी इधर हो गया सीपी। सीपी मीन्स, बताइए, सीपी मीन्स साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और एनपी मीन्स, एनपी मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म सर, यानी केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और ये दोनों को जब मिला दिया जाता है पूरे को कम्बिनेशन करके, ठीक है, तब उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? प्रोटोप्लाज्म। एक बहुत ही शानदार रिजल्ट, प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य, हिंदी भी याद रखिएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। आपको याद रहेगा। चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना, Cp प्लस Np इज ट्रीटेड एज प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। भूलिएगा मत, बहुत यूज आएगा इसका आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा पीछे मैं बैक लेके चलता हूँ। सेल को मैं 3 भागों में बांटा था, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है। आप बारी बारी से हमको पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसे मैं रहने देता हूँ, मिटाता नहीं। और आपको नोट्स तैयार करना तो आप नोट्स से तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब हमको पढ़ना है कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कोशिका झिल्ली, भाई साहब, कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ना है कि क्या है।
देखिए फ्रेंड्स, क्या है, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ना है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली बोलिए, सेल मेम्ब्रेन बोलिए, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया था। कोशिका झिल्ली पहला था सेल मेम्ब्रेन, सेकंड था कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, और थर्ड था केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में। तो वही पहला है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्या है समझिएगा कोशिका झिल्ली के बारे में। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। समझिए, देखिए ये सेल है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि सेल के बाहर चारों ओर, ठीक है, ये सेल के बाहर चारों ओर, ठीक है, कैसा कैसा पाया जाएगा, ठीक है, पतला, ठीक है, पतला है, ठीक है, मुलायम है, पतला है, मुलायम है, लचीला है। ये कैसा रहेगा फ्रेंड्स, पतला, मुलायम, लचीला रहेगा, ठीक है। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है यही कहलाता है आपका कोशिका झिल्ली कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि कोशिका झिल्ली कैसा होता है, पतला होता है, मुलायम होता है, ठीक है, लचीला होता है, ठीक है। और इसको आप कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हो, प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, ठीक है। अब सुनिए, ये पहला हो गया। सेकंड पॉइंट, यह झिल्ली जो होती है फ्रेंड्स, यह जीवित होती है। कैसी होती है, यह झिल्ली जीवित होती है, जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है झिल्ली, अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको ये ख्याल रखना है कि जीवित और अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है। मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इतना दूर कंप्लीट है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। आगे है कि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि ये कोशिका है और ये कोशिका झिल्ली है। तो इस कोशिका झिल्ली के जरिए कुछ ही पदार्थ, ठीक है, बस कुछ ही पदार्थ, ठीक है, कुछ ही पदार्थ जो होता है वो अंदर जा सकता है, ठीक है, और बाहर आ सकता है, सभी पदार्थ नहीं, ठीक है, सभी नहीं, कुछ ही पदार्थ। कौन पदार्थ, कुछ ही पदार्थ, ठीक है। तो कुछ ही पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकता है, सभी पदार्थ नहीं। इसी कारण से इसको कहा जाता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ दोस्तों, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है, चयनात्मक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपने से होकर कुछ ही पदार्थ को अंदर और बाहर आने देती है, सभी पदार्थ को नहीं। इसी कारण से इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ती है, ठीक है, जिसके बीचों बीच में अनेक छिद्र होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका झिल्ली जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें छिद्र दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, छिद्र दिखाई देगा। इसमें क्या दिखाई देगा फ्रेंड्स, छिद्र दिखाई देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर कोशिका झिल्ली छिद्रित दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना है। चलिए, ये आपको ध्यान में रखना, और मेन पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है फ्रेंड्स। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए।